हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के प्रकार जानने से पहले हम अभिप्रेरणा के अर्थ को समझेंगे कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन, जो लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा ध्यान आकर्षण या लालच की कला है। अभिप्रेरणा क्या है? ध्यान आकर्षण और लालच की कला है जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा के माध्यम से जिज्ञासा और इच्छा उत्पन्न होती है। जब हम किसी वस्तु की हमें आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है तो करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रेरक शक्ति को गति प्रदान करती है। ऊर्जा जो उत्पन्न होती है जो प्रेरक शक्ति को क्या करती है? कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है, यानी गतिशील बनाती है उसको। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं, आंतरिक अभिप्रेरणाएं और बाह्य अभिप्रेरणाएं। आंतरिक जो अभिप्रेरणाएं है उसी को प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं या जन्मजात अभिप्रेरणाएं भी कहते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणाएं, बाह्य अर्जित अभिप्रेरणाएं कहने का मतलब बाह्य रूप से अर्जित किया हुआ जो अभिप्रेरणाएं होती है उसी को कृत्रिम अभिप्रेरणाएं भी कहा जाता है। यहाँ पे प्रेरणाएं लिखा हुआ है, प्रेरणा का मतलब ही अभिप्रेरणा होता है। तो अभिप्रेरणा के प्रकार को जानने से पहले हम आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है इसके बारे में जानेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा प्राणी में जन्म के साथ ही उपस्थित रहती है। जब वो जन्म लेता है बच्चा, तब से वो उपस्थित रहती है। प्राथमिक या जैविक अभिप्रेरणा भी कहलाती है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको प्राकृतिक और जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं और उसको प्राथमिक और जैविक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इस अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, नींद इत्यादि आते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को ही सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इस अभिप्रेरणा में बालक किसी भी कार्य को आंतरिक इच्छा से करता है। क्या करता है कि वो जो कार्य करता है वो अंदर से इच्छा उसमें उत्पन्न होती है, आंतरिक इच्छा
यानी वो जन्म से ही इस तरह के उसमें गुण विद्यमान होते हैं कि वो उनका अंदर से वो करने की इच्छा उसमें उत्पन्न होती है। इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा या कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहा जा सकता है। यह अभिप्रेरणा बच्चे के जन्म के समय से उपस्थित नहीं होती है। जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो जन्म से उपस्थित नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने के लिए, उसको सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए इन्हें समाज, परिवार, विद्यालय या अन्य समूहों से इस तरह के अभिप्रेरणाएं अर्जित होती है। वह अर्जित करता है इस तरह की अभिप्रेरणाएं। बाह्य अभिप्रेरणा का सामाजिक महत्व होने के कारण जो है यह सामाजिक अभिप्रेरणाएं भी कहलाती है। इसका सामाजिक महत्व है, इसके लिए क्या है, वो सामाजिक अभिप्रेरणाएं भी कहलाती है। इसमें पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा, अनुमोदन इत्यादि कार्य आते हैं। अब हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा के प्रकार के अंतर्गत कौन से अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन सी प्रेरणाएं आते हैं। प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं, जन्मजात अभिप्रेरणाएं या आंतरिक अभिप्रेरणाएं। इसके अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, रुचियां तथा विचार आते हैं। जो जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं उसमें इच्छाएं, आकांक्षाएं, रुचियां तथा विचार आते हैं। उसे कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं। जो रुचियां हैं, जो विचार आते हैं, जो इच्छाएं आती होती है उसके वो क्या करते हैं, उसे कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं। इसके अंतर्गत मनोदैहिक अभिप्रेरणाएं आते हैं। मनोदैहिक अभिप्रेरणाएं, मनोदैहिक अभिप्रेरणाएं मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित होता है। ये क्या है? यह अभिप्रेरणा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित है। इस प्रकार की अभिप्रेरणाएं मनुष्य के जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है। जो आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं, जो के अंतर्गत जो मनोदैहिक अभिप्रेरणा है, ये मनुष्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। जैसे खाना, पीना, चेतना, नींद, आदत, भाव इत्यादि, क्योंकि ये आंतरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से यह विद्यमान है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रेरणाएं, यानी कि सामाजिक अभिप्रेरणा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है, वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस समुदाय में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वो क्या करता है, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी निर्धारित होता है। तो सामाजिक जो प्रेरणाएं समाज के वातावरण में ही सीखी जाती है। जो सामाजिक अभिप्रेरणाएं हैं वो समाज में रहकर ही सीखी जाती है। जैसे स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, जो सामाजिक आवश्यकताएं को पूर्ति करती है। यह क्या है? सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है, प्रेरित होते हैं।
सामाजिक अभिप्रेरणाएं जो है वो समाज में रह के सीखता है कि किस तरह से हमको नेतृत्व करना है। अगर नेतृत्व कर रहा है तो वो कार्य को करते हुए भी प्रेरित होता है, कुछ सीखता है। अगर उसे सम्मान मिलता है तो सम्मान मिलने के बाद क्या होता है कि वो सीखता है और फिर से वो उसी तरह से आगे बढ़ता है, प्रेरित होता है उससे। इसी तरह से जो है नेक्स्ट व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं। व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। जो व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं हैं इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक मनुष्य कुछ विशेष शक्ति को लेकर जन्म लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जन्मजात शक्ति है, उसमें जन्मजात गुण है। तो ये विशेषताएं उनको अपने माता पिता या फिर अपने पूर्वजों से मिलती है, उसके द्वारा वो हस्तांतरित होती है। इसी के साथ ये पर्यावरण की जो विशेषताएं छात्रों के विकास पर अपना प्रभाव छोड़ती है। पर्यावरण बालक की शारीरिक बनावट सामान्य बनाने में सहायता देती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही व्यक्तिगत प्रेरणाएं भिन्न भिन्न होती है। इसके अंतर्गत रुचियां, दृष्टिकोण, स्वधर्म तथा नैतिक मूल्य, खेलकूद आदि आते हैं। जो व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं हैं ये जन्मजात यानी कि अपने पूर्वजों से हस्तांतरित होती है। उन्हीं के अनुसार जो है ये वातावरण उस पर प्रभावित होती है, उसको प्रभावित करती है, अपना प्रभाव छोड़ती है वातावरण पर। और उसी के आधार पर क्या है, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती है, अभिप्रेरणाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे अपना अपना रुचियां अलग अलग होती हैं, दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और खेलकूद के माध्यम से भी जो है हमें कुछ अभिप्रेरणाएं मिलती, अलग अलग अभिप्रेरणाएं मिलती हैं। जैसे अगर हम खेल रहे हैं तो खेलते खेलते भी कुछ हमें व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं मिलती हैं। हमारे खेलने का रुचि अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है। तो क्या है कि यहाँ पे अलग अलग रुचि के अनुसार जो है अभिप्रेरणा हम लेते हैं। हर व्यक्ति जैसे हर व्यक्ति हर जगह कुछ नहीं, हर व्यक्ति हर जगह एक समान नहीं सीखता है, बल्कि अपनी रुचि के अनुसार वो सीखता है। हर चीज में हर कोई को रुचि नहीं रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी रामायण दे रहा है, तो रामायण में जो है बहुत सारे सीख मिलती है। इसमें क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति उसमें देखने में रुचि नहीं लेते हैं। वो बहुत कोई उसमें मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, और बहुत कोई उसको क्या करते हैं, कुछ सीख लेते हैं। उसमें बहुत सारे सीखने की बात बताया गया है, तो उसको ध्यान से देखते हैं। वो सीखने के लिए, उसको जानने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारने के लिए भी वो देखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है व्यक्तिगत रुचियां होती है, व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं भी होती है। नेक्स्ट, कृत्रिम या बाह्य अर्जित अभिप्रेरणाएं। कृत्रिम या बाह्य अर्जित जो अभिप्रेरणाएं हैं वो निम्न रूपों में पाई जाती हैं। यह बाह्य वातावरण से संबंधित होती है। ये क्या है, बाह्य वातावरण से संबंधित होती है। जैसे पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार और दंड जैसे विद्यालय के कार्यों में है,
विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए इसका विशेष महत्व होता है। अगर हम बच्चे को विद्यालय में या समाज के माध्यम से उसको पुरस्कार या दंड देते हैं तो वो उससे प्रेरित होता है। अगर बच्चा कुछ गलत कार्य कर रहा है और उसको दंड मिलता है तो बच्चा उससे प्रेरित होता है कि नहीं, हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। उसी तरह से अगर बच्चे को पुरस्कृत किया जाए तो बच्चे उससे प्रभावित होता है, उससे भी अभी प्रेरित होता है। यहाँ हमें पुरस्कृत किया गया है, वो खुश होता है। उसके टीचर के माध्यम से क्या है, अगर शाबाशी दिया जाए तो वो उससे प्रभावित होकर आगे और अच्छा कार्य करता है। और दूसरे बच्चे भी विद्यालय में जो दूसरे बच्चे, कक्षा में दूसरे बच्चे होते हैं, वो भी देख के उसको प्रभावित होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। इसलिए टीचर को हमेशा बच्चे को पुरस्कृत भी करना चाहिए। इसमें जो पुरस्कार और दंड एक सकारात्मक प्रेरणा होती है, इससे विद्यार्थियों का हित होता है। पुरस्कार एक स्वीकारात्मक प्रेरणा है, यह भौतिक, सामाजिक और नैतिक भी हो सकता है। यह क्या करता है, बालकों को बहुत प्रिय होता है। जो अगर आप दंड पुरस्कार देते हैं बच्चे को तो वह उससे बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमेशा टीचर को बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए। जो बच्चा जब अच्छा काम करे तो उसको हमेशा पुरस्कृत करना चाहिए। नेक्स्ट, सहयोग। सहयोग जो है यह तीव्र अभिप्रेरक है, अतः इसी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। सहयोग के माध्यम से ही शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों में इससे सहयोग की भावना जागृत होती है। सहयोग से अगर बच्चे को कार्य कराया जाए, शिक्षा दी जाए, आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति बस खुद के लिए कार्य करता है, खुद के लिए सीखता है। जो भी सीख रहा है या फिर जो भी कार्य कर रहा है तो वो खुद के लिए कर रहा है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए कार्य कर रहे हैं तो बस अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, हम मेरे बच्चे को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। दूसरों को लेके उसमें मतलब सहयोग की जो भावना होती है वो बहुत कम है, अभी देखने को मिलती है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, इससे भी वो प्रभावित होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, क्योंकि हमारा समाज सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता है, या समाज में रहने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। तो अगर बच्चे को सहयोग से सिखाया जाए तो वो प्रेरित होते हैं कि जब किसी दूसरे को जरूरत पड़ता है, किसी की सहयोग की, अगर वो कुछ चीज़ नहीं जान रहा है कोई बच्चा, तो दूसरे के सहयोग से वो सीखता है। तो जब उस बच्चे को किसी और कार्य में सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वो भी, जिस बच्चे को वो मदद किया है वो दूसरे बच्चे भी उसको वो मदद करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में सहयोग की भावना का विकास होगा और बच्चे प्रेरित होंगे सहयोग करने के लिए कि एक दूसरे को किस तरह से सहयोग करना चाहिए। सहयोग से ही जो है अच्छा कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो जब हम मिलजुल के कोई कार्य को करते हैं तो वो कार्य कितना अच्छा होता है और उसमें विकास होता है। अगर कोई बच्चे के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, अगर कोई एक बच्चा को प्रोजेक्ट दिया जाए और उसमें कोई दूसरे ग्रुप में एक ग्रुप बना के दिया जाए, तो जो प्रोजेक्ट ग्रुप वाले बच्चे करेंगे वो मिलजुल के करेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर 5 बच्चे का ग्रुप है तो वो बहुत अच्छे से मिलके जो है अलग अलग सभी का उसमें जो है विचार आएगा,
सभी का मिलजुल के उसमें वो कार्य करेंगे तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है। और जो बच्चा अलग है तो उसमें क्या है, केवल एक का विचार होता है, एक का ज्ञान रहता है। तो इसीलिए जो है बच्चे को क्या करना है कि सहयोग के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए, जिससे सहयोग के उसे प्रेरित होंगे। नेक्स्ट लक्ष्य और आदर्श। लक्ष्य और आदर्श के माध्यम से जो है बच्चा अगर लक्ष्य रखता है, लक्ष्य के द्वारा अगर कार्य करता है तो प्रत्येक कार्य में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित होना आवश्यक होता है। जब वो लक्ष्य उसके सामने रहेगा तो वह अभिप्रेरित होगा, वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, प्रेरणा उत्पन्न होगी उसमें। तो यह स्पष्ट, आकर्षक, सजीव, इसमें क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, विस्तृत एवं आदर्श होना चाहिए। अगर हमारा कोई आदर्श है, हमारा लक्ष्य अगर आदर्श है तो क्या है, हम प्रेरित होते हैं उसको कार्य को करने के लिए। मान लीजिए हमारा कोई आदर्श है तो हम उसको देख के उस कार्य को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, किसी के माध्यम से हम प्रेरित होते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है। आदर्श के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है। और अगर लक्ष्य सामने हो और वो विस्तृत हो, आकर्षक हो, तो भी हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उस जो अगर आकर्षक लक्ष्य है तो उसको करने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। और हम जब कार्य को करते हैं, हम लक्ष्य को पाने के लिए हम अपने कार्य को करते हैं तो हम उससे प्रेरित होते जाते हैं, प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट परिपक्वता विद्यार्थियों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर जो है उसे शिक्षा ग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी है उसकी जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे वे की शिक्षा ग्रहण कर सके। जो बच्चा की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में किन चीजों की जरूरत है, उसका मानसिकता कैसी है, और उसका शरीर क्या है, कैसा है, उसका शारीरिक स्थिति क्या है, क्या वो शरीर से कमजोर है, बीमार है, क्या वो सीखने के लायक है। अगर वो जो कार्य को आप सिखा रहे हैं, जो कार्य को आप करा रहे हैं, बता रहे हैं, उस कार्य को वो सीखने के लिए उस योग्य होना चाहिए, तभी वो प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। अगर कोई बच्चा शरीर से बीमार है या उसका मानसिक स्थिति जो है उस लेवल की नहीं है जो आप सिखा रहे हो, या समाज में उस चीज़ की जरूरत नहीं है, या फिर आर्थिक स्थिति उसको सही नहीं है वो कार्य करने की, तो वो प्रेरित नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि बच्चे को परिपक्वता होना चाहिए उसमें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान। नेक्स्ट क्या है, अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान। अभिप्रेरणा को अधिकतर तीव्र बनाने के लिए आवश्यक है कि समय समय पर विद्यार्थियों को उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसमें प्रगति से अवगत कराया जाए। जो कार्य कर चुके हैं उसमें क्या प्रगति हुई है उसके लिए अवगत कराया जाए, उसको बताया जाए, जिससे वो अधिक उत्साह से कार्य कर सके, वो प्रेरित हो सके।
अगर समय समय पे जो बच्चा कार्य किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्ञान, फल का ज्ञान, यानी कि बच्चा जो पहले सीख चुका है, जो कार्य को कर चुका है, उसको समय समय पर अगर हम बताया जाए तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कितना सीखे हैं। जब बच्चा वो कार्य को करता है तो उसमें वो जब देखता है तो वो खुश होता है, उत्साह आती है उसमें, और वो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। जब वो अपने कार्यों को देखता है, कार्य का फल को देखता है, तो वो देखता है कि अरे हम इस तरह से अगर कार्य किए हैं तो हमको ये फल मिला है, तो वो उसे और प्रेरित होकर और अच्छा करने का कोशिश करता है। अगर बच्चा क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स लाया है तो अगर उसके मार्क्स को दिखाया जाए तो उसको मार्क्स के माध्यम से वो अगर, या फिर उसको जो उसको पुरस्कृत कार्ड दिया गया है, जैसे गुड, वेरी गुड का यूज कर रहे हो, तो वो देखता है कि आपको वेरी गुड मिला है, एक्सीलेंट मिला है, तो उससे अभिप्रेरित होगा, वो खुश होगा, उत्साह आएगी और वो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व अभिप्रेरणा के द्वारा जो है लक्ष्य की प्राप्ति से किसी विशेष भावना की संतुष्टि न होकर पूरे व्यक्तित्व को संतुष्टि प्रदान करता है। क्या करता है कि पूरे व्यक्तित्व को संतुष्टि प्रदान करता है। व्यक्तित्व को समग्र व्यक्तित्व को किसी कार्य में लगाना प्रेरणा उत्पन्न करने का बड़ा अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा साधन है। पूरे व्यक्तित्व को किसी कार्य में लगाना प्रेरणा का उत्पन्न करने का बहुत अच्छा साधन है। जो अभिप्रेरणा व्यक्तित्व के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति से किसी विशेष भावना, मतलब किसी जो है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी विशेष भावना की संतुष्टि ना होकर पूरे व्यक्तित्व को अगर संतोष प्राप्त होता है, इससे क्या होता है, हम जब प्रेरित होते हैं, हमको संतुष्टि मिलती है, तो पूरे व्यक्तित्व को किसी कार्य में लगा देते हैं, पूरे व्यक्तित्व को लगा देते हैं, और इससे क्या होता है, हमें बहुत अच्छा से अभिप्रेरणा मिलती है। जिस कार्य में हमको बहुत अच्छा मन लगे, संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, जिससे खुशी मिलती है। तो जिस कार्य में हमें खुशी मिलती है तो हम क्या करते हैं, उस कार्य में हम पूरे व्यक्तित्व को लगा देते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे से अभिप्रेरित होते हैं और हमें प्रेरणा उसमें मिलती है। नेक्स्ट, भाग लेने का अवसर देना। विद्यार्थियों को, जो बालक हैं, बालकों को किसी कार्य में सम्मिलित होने का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसमें क्या होती है, कोई भी कार्य को में हिस्सा लेने की उसमें प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोई कार्य होता है जिसमें वो रुचि हो तो उसमें सम्मिलित होने के लिए वो उसमें प्रवृत्ति ही होती है। इसीलिए उसमें उन्हें क्या करना चाहिए कि अवसर देना चाहिए, उस कार्य में वो सम्मिलित हो, इससे वो और अभिप्रेरणा मिलेगी, उसे प्रेरित होंगे। अगर बच्चे को इस तरह से, जो बच्चे जिस कार्य में रुचि लेते हैं उसको भाग लेने के लिए, उस कार्य में सम्मिलित होने के लिए अगर अवसर दिया जाए तो बच्चे उससे प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा लेते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। इसलिए बच्चे को कोई भी कार्य में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा एवं सामूहिक कार्य प्रेरणा। व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा एवं सामूहिक कार्य प्रेरणा। प्रारंभिक स्तर पर अगर हम देखें तो व्यक्तिगत और फिर उसे सामूहिक प्रेरणा में परिवर्तित करना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर व्यक्तिगत और फिर उसे सामूहिक प्रेरणा में परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रगति जो है अंत में सामूहिक प्रगति होती है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, वो व्यक्तिगत कार्य करता है, व्यक्तिगत रूप से सीखता है, और बाद में बच्चा वो सामूहिक कार्य करता है, सामूहिक रूप से भाग लेकर वो सीखता है। जैसे कोई बच्चा को अगर हम कोई कार्य करने के लिए सिखा रहे हैं
तो हम बच्चे को संकल्प सिखाते हैं, उसको प्रेरणा मिलती है उससे, लेकिन उसको समूह में, जैसे अगर कोई एक विद्यालय के बच्चे हैं, उसको कुछ कार्य करने के लिए दिया गया है तो उसे प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन उसी कार्य को सामूहिक रूप से उसी विद्यालय के दूसरे बच्चों के साथ या फिर अन्य विद्यालय के साथ बच्चों के साथ भी कार्य करने के लिए उसको अवसर देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे प्रेरित होते हैं, अलग तरह से कुछ सीखने के लिए मिलते हैं, उसे अभिप्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है। जो बच्चे सिंगल रह के जो कार्य करता है वो कार्य समूह में रह के और अच्छे से वो सीखता है, क्योंकि अकेले जो हम सीखते हैं वो काफी नहीं होता है, लेकिन समूह में रह के जो सीखते हैं वो हमें प्रेरणा देती है। व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं वो विस्तृत नहीं होती है, लेकिन जो समूह में रखकर अगर हम कोई कार्य को करें तो वो और अच्छे से हम सीख सकते हैं, उसमें हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। तो अभिप्रेरणा जो है कि ये प्रकार हुए, प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं, जन्मजात अभिप्रेरणाएं, आंतरिक अभिप्रेरणाएं। इसके अंतर्गत मनोदैहिक अभिप्रेरणाएं, सामाजिक अभिप्रेरणाएं और व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं। कृत्रिम अभिप्रेरणाएं को ही बाह्याजित अभिप्रेरणाएं भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत पुरस्कार, दंड, सहयोग, लक्ष्य, आदर्श, परिपक्वता अभिप्रेरणा, फल का ज्ञान, व्यक्तित्व, भाग लेने का अवसर, व्यक्तित्व कार्य प्रेरणा एवं सामूहिक कार्य प्रेरणा आते हैं। आशा है कि आप सबों को अभिप्रेरणा के प्रकार समझ में आ गया होगा। थैंक यू।